हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स और रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, अभी तक हमने मेटलर्जी में पढ़ा कि हम कैसे ओर निकालते हैं, उसको बाद में क्रश करते हैं, उसके बाद में उसको ओर को प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, उसकी ओर ड्रेसिंग प्यूरिफिकेशन वगैरह करने के बाद में जो उसमें ओर की जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकालने के बाद में उसको ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडेशन करने के बाद में उसको रिड्यूस करते हैं और मेटल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, रिडक्शन के दौरान जो ऑक्साइड ओर है वो मेटल में कन्वर्ट होता है। लेकिन जो मेटल हम बनाते हैं रिडक्शन के दौरान वो मेटल प्योर मेटल नहीं रहता, वो रहता क्रूड मेटल। क्या रहता है वो? क्रूड, यानी उसमें इम्प्योरिटीज़ रहती है। अब उस क्रूड मेटल को अगर आप प्यूरिफाई करेंगे, रिफाइन करेंगे, आप इसको प्योर मेटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, प्योर मेटल में, तो उसके लिए हमें रिफाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है या प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसी को हम कहते हैं रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन, यानी कन्वर्जन ऑफ क्रूड मेटल इनटू प्योर मेटल। क्लियर? ये समझ में आया? हाँ। अब और एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो नोबल मेटल्स रहते हैं जैसे गोल्ड, प्लेटिनम वगैरह, वो हमें ज़मीन से नेटिव फॉर्म में मिलते हैं, यानी पूरी गोल्ड की ऐसे डलियाँ मिल जाएंगी सपोज, या सिल्वर की या इसकी प्लेटिनम की डलियाँ मिल जाती है जिनको हम नगेट्स कहते हैं, नगेट्स या नजेट्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, लेकिन इनमें भी इम्प्योर चीज़ें रहती हैं, तो इससे भी हमें इम्प्योरिटी निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो ये इम्प्योरिटीज़ निकालने के लिए हमारे पास में जो मेथड्स हैं, मेथड्स वो अलग अलग हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि मेटल किस तरीके का है, उसी हिसाब से उसके लिए हम मेथड सिलेक्ट करते हैं। सपोज एक प्रोसेस है हमारे पास में, एक तरीका है, एक मेथड है हमारे पास में, उसको कहते हैं लिक्वेशन। लिक्वेशन किन के लिए यूज़ किया जाता है? लिक्वेशन प्रोसेस जो है ये उन मेटल की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है जो लो मेल्टिंग होंगे। लो मेल्टिंग में जैसे मरकरी आता है, कैडमियम आता है, जिंक या फिर बिस्मथ वगैरह, ठीक है, या टिन आता है। इनको कैसे हम प्यूरिफाई करते हैं? इनको हम एक फर्नेस में लेते हैं, वहाँ पे हम ऐसे स्लोपिंग हर्थ रखते हैं। ठीक है, ये फर्नेस है, ये फर्नेस है मान लीजिए, इसमें एक स्लोपिंग हर्थ है। इस स्लोपिंग हर्थ के ऊपर हम इम्प्योर मेटल डालते हैं, ये इम्प्योर मेटल है। ठीक है, इम्प्योर मेटल जब डाल देंगे तो ये फर्नेस है, इसमें हीट होती है। ये एक्चुअली इस तरह का है, इस तरह का, और ये फर्नेस, ये मैं समझा दूंगा आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। देखो ये जो फर्नेस है ना, इसको बोलते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस, रिवर्बरेटरी फर्नेस बोलते हैं इसको। इसमें यहाँ पे ये जो ना, ये आपको जो दिख रहा है, ये मैंने ऐसे बनाया है, ये मैं अलग कलर का दिखा दूंगा। ये मान लीजिए फायर है, फायर, आग, और ये इसके ऊपर हर्थ है जिसके ऊपर इम्प्योर मेटल डाला जाता है या ओर डाला, यहाँ पे ओर लिखा है मैंने, ये ओर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, ओर की कैल्सिनेशन या फिर उसकी जो रोस्टिंग है उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और ये इसकी प्यूरिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसको बोलते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस। यहाँ से आग लगाते हैं, ये हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये हीट देता है। इससे क्या होता है, ये जो है ना, ये वाला, ये या तो जल जाता है या मेल्ट होता है, और यहाँ से धुआं निकलता है बाहर। ठीक है, इसमें यहाँ पे विंडोज़ भी रहती है, एयर विंडोज़, या पाइप्स रहती हैं, ट्यूब्स रहते हैं, जहाँ से हम इसमें एयर दाखिल कर सकते हैं, या हमारी मर्ज़ी है कि हम इसको एयर इसमें दाखिल ना होने दें। और यहाँ पे स्मॉल ओपनिंग रहती है जहाँ से ये धुआं वगैरह बाहर जाता है। ठीक है, ये फर्नेस की डिटेल है। अब देखो, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स जो करते हैं ना, वो भी इसी तरह की एक फर्नेस में करते हैं। उसमें भी हर्थ रहता है, ये हर्थ, लेकिन ये जो हर्थ है ना, इसको हम स्लोपिंग लेते हैं, स्लोपिंग, इसे स्लोप में लेते हैं हर्थ। इसके ऊपर यहाँ पे इम्प्योर मेटल डालते हैं। इम्प्योर मेटल जो ही एंटर हुआ, यहाँ पे स्लोपिंग हर्थ बहुत ही हॉट रहता है, यानी यहाँ पे हीट बहुत रहती है, हीट, टेम्परेचर हाई रहता है। ये जो मेटल है, मेटल, ये मेल्ट होके यहाँ पे चला जाता है, ये लिखूँगा मैं मोल्टन मेटल, मोल्टन मेटल। और ये जो इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी यहाँ पे रह जाती है, ऊपर रह जाती है, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ का यहाँ पे, ये वो इम्प्योरिटीज़ है जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है। मैंने
पहले ही आपसे कहा, इसमें हम वही मेटल्स प्यूरिफाई करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो हो। क्लियर? इन्हें जल्दी पिघल के नीचे आ जाती हैं और इम्प्योरिटीज़ पीछे रह जाती हैं। क्लियर? और यहाँ पे ये मोल्टन मेटल है, ये हम कलेक्ट करते हैं और सॉलिडिफाई करते हैं। ये हो गया लिक्वेशन का तरीका। दूसरा तरीका जो वो है डिस्टिलेशन का तरीका। डिस्टिलेशन भी हम लो मेल्टिंग मेटल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो वोलाटाइल जिनको अगर आप हीट करेंगे ना, ये मान लीजिए ये मेटल है, यहाँ पे ये इम्प्योर मेटल है, ठीक। इसको आप हीट कर दो, ये हीट करने के बाद में क्या होगा, ये वेपर्स बनाएगा। क्या बनाएगा? वेपर्स। किसके वेपर्स? मेटल वेपर्स। ये मेटल वेपर्स इसके थ्रू पास हो जाएंगी और इसमें हम ये वेपर्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जो ये कोल्ड रहता है, कोल्ड, इसको हम कूल रखते हैं। कूल क्यों रखते हैं? क्योंकि जो यहाँ से हाई टेम्परेचर की वजह से वेपर्स बनते हैं ना, वो यहाँ पे आके कंडेंस हो जाते हैं। समझ में आया ना? और वेपर्स किन के? इन मेटल्स की, या तो ये मेटल या ये मेटल या ये मेटल। यानी इससे हम इम्प्योर वोलाटाइल मेटल को इवापोरेट करेंगे। मेटल इवापोरेट हो जाएगा, इम्प्योरिटीज़ पीछे रह जाएंगी, ठीक। इवापोरेट करने के बाद में उसको दूसरे एक कंटेनर में, जिसको आप रिसीवर वेसल बोलते हैं, वहाँ पे इसको इकट्ठा करो, कूल करो और आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। प्योर मेटल मिल जाएगा। यह है तरीका नंबर 2, यानी मेथड नंबर 2। और तीसरा जो मेथड है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन मेथड। समझ में आया ना? ये मेथड उनके लिए, उन मेटल्स के लिए यूज़ होता है, यानी ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे इम्प्योरिटीज़ वोलाटाइल हो। या मैं बोलूँगा जहाँ पे इम्प्योरिटीज़ जो है ना, जहाँ पे इम्प्योरिटीज़ बनाती हूँ फॉर्म वोलाटाइल ऑक्साइड्स, या तो इम्प्योरिटीज़ खुद वोलाटाइल या फिर वो वोलाटाइल ऑक्साइड्स बनाती हूँ। इस तरह के लेते हैं हम, यानी हम वहाँ पे हम ऑक्सीडेशन कराते हैं मेटल्स की, ताकि वो वोलाटाइल ऑक्साइड बनाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आयरन है, आयरन में या फिर सिल्वर में सपोज Ag है, उसके साथ में लेड है, तो लेड जो है ना, लेड वोलाटाइल लेड ऑक्साइड बनाता है। इसको हम एक मेथड से अलग कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्यूपलेशन मेथड। ये इंस्ट्रूमेंट के नाम पे, ये क्यूपलेशन क्या है? ये ऐसे एक पेन एक रहता है, ओवल शेप्ड पेन, इसको बोलते हैं क्यूपल। क्या बोलते हैं इसको? क्यूपल। समझ में आया ना? इसको यहाँ पे लगाते हैं हम आग, ठीक है। ये फायर है, मान लीजिए यहाँ पे फायर, ये है क्यूपल, ठीक। ये ऊपर से भी इस तरह से बंद कर सकते हैं हम, ऐसे ओवल शेप्ड रहता है ये, ठीक। इसको एक तरफ से यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे सिल्वर है प्लस लेड है, राइट। यहाँ से हम घुसा देते हैं एयर या O2, बट एट हाई प्रेशर। मैं बोलूँगा जेट ऑफ O2 यहाँ से देते हैं, वो इसमें जाता है। यहाँ पे या हॉट रहता है, या हॉट लेड प्लस ऑक्सीजन, ये आपस में मिल जाता है और ये बनाता है PbO, लेड ऑक्साइड, और ये इवापोरेट होकर बाहर चला जाता है। समझ में आया ना? यानी ये लेड जो है इसमें है, वो ऑक्सीडाइज होता है और वोलाटाइल लेड ऑक्साइड बनाता है। ये वोलाटाइल लेड ऑक्साइड बनाता है और बाहर चला जाता है। ये बाहर चला गया, इसको बोलते हैं क्यूपलेशन। क्यूपल इसको बोलते हैं एक्चुअली, ये जो फर्नेस टाइप है ना, इसको बोलते हैं क्यूपल। क्लियर? और दूसरे को बोलते हैं बेसिमराइजेशन। बेसिमराइजेशन भी इंस्ट्रूमेंट के ही नाम पे है। यहाँ पे भी इसी तरह का काम करते हैं हम, ये ऐसे ही होता है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा अलग तरीके का रहता है। ये मान लीजिए थोड़ा इस तरह का बना हुआ रहता है, ठीक है, इस तरह का। और इसमें रहती है एक पाइप जिसके थ्रू हम एयर ब्लो करते हैं, एयर या ऑक्सीजन, और यहाँ से एयर या ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ये यहाँ से भी निकल सकता है बाहर, ठीक है। क्लियर? समझ में आया ना?
अब ये जो बेसिमर है, बेसिमर ऐसे बंद रहता है, मान लीजिए लटका हुआ रहता है, ठीक है, ऐसे दो खंभों के साथ में, मेटल खंभों के साथ में, ठीक। इससे क्या होता है, इससे हम इसको घुमा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने एयर इन किया, मान लीजिए ये कॉपर है, सलाम। अब इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेसिमर कन्वर्टर, ठीक है, बेसिमर कन्वर्टर बोलते हैं। क्लियर। इसमें हम एयर, ये सॉरी यहाँ पे ये रह गया, यहाँ पे एयर प्लस सैंड दोनों या सिलिका हम ब्लो करा देते हैं इसमें, ठीक है। ये मान लीजिए ये कॉपर है, यहाँ पे सपोज ये मोल्टन कॉपर भी इससे करा सकते हैं प्यूरिफाई, या आयरन भी करा सकते हैं, ठीक है। ये है मोल्टन कॉपर, ये कॉपर को प्यूरिफाई करना, और इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, समझ में आया ना। वो इम्प्योरिटीज़ हमें निकालनी है यहाँ से बाहर। अब देखो, इसमें अब चाहे कॉपर लें या आयरन लें, कुछ भी लें जिसको हमें प्यूरिफाई करना हो, उसको हम मोल्टन फॉर्म में लेते हैं या यहाँ पे मेल्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेल्ट करने के बाद में क्या करते हैं, हम इसमें एयर ब्लो करते हैं विद सैंड। तो उससे क्या होता है, जो इसमें इम्प्योर मेटल्स रहते हैं, जैसे ये है इम्प्योरिटीज, आर्सेनिक की इम्प्योरिटी रहती है आयरन में, या मैंगनीज की, या फॉस्फोरस की, ये वो इम्प्योरिटीज़ हैं जो ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद में वोलाटाइल ऑक्साइड्स बनाते हैं, और वोलाटाइल ऑक्साइड बनाने के बाद में ये इवापोरेट होकर बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो समझ में आया ना। अब क्यूपलेशन और बेसिमराइजेशन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे क्यूपलेशन इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि हम यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं क्यूपल, जबकि इसको बोलते हैं बेसिमर कन्वर्टर, ठीक है। इसको मैं बोलूँगा क्यूपल, ठीक। ये हो गया, ये आ गया समझ में। अब हम लेते हैं और एक मेथड प्यूरिफिकेशन के लिए, ठीक है। और एक मेथड जो है, मेथड नंबर 4 जिसको मैंने दिया है यहाँ पे, उसको बोलते हैं हम पोलिंग। पोलिंग पोल से निकला है एक्चुअली। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम उन मेटल्स, ये मेथड जो है ये उन मेटल्स के लिए यूज़ किया जाता है, उन मेटल्स की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है जिनमें उनके खुद के ऑक्साइड्स की इम्प्योरिटी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कॉपर ले लूँ, कॉपर का प्यूरिफिकेशन करना है, तो कॉपर में Cu2O इसकी इम्प्योरिटीज़ रहती है। ये कॉपर है, ये है इम्प्योरिटी। इसको अगर हमें निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, हम इसमें पोलिंग करते हैं। पोलिंग क्या रहता है, हम एक बड़े चेम्बर में मोल्टन कॉपर लिया, जिसको हम हीट कंटिन्यू देते रहते हैं ताकि वो मेल्ट फॉर्म में रहे, हाई टेम्परेचर पे रहे। ये कॉपर है इसमें, ठीक है, Cu, और इसमें साथ में कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, लेकिन किसकी इम्प्योरिटीज़, इस मेटल की खुद की इम्प्योरिटीज़ Cu2O, इसका खुद का ऑक्साइड एज इम्प्योरिटी है वहाँ पे। समझ में आया, शाबाश। अगर ये समझ में आया तो फिर तो बहुत ईजी है। देखो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम एक पोल लेते हैं, ग्रीन वुडन पोल बोलूँगा मैं इसको मैं अलग कलर से बनाऊँगा। ये है ग्रीन वुडन पोल, मैं बोलूँगा ग्रीन वुडन पोल, ठीक है। एक लॉग लेते हैं, एक बड़ी लकड़ी लेते हैं, किसकी, ग्रीन वुड की, यानी कच्ची लकड़ी जो रहती है, कच्ची लकड़ी उसकी। उससे क्या होता है, ये जो लकड़ी है ना, इससे हम इसको स्टायर भी करते रहते हैं। यहाँ पे हीट कंटिन्यू है, ये मोल्टन है, ठीक है। जब हम स्टायर करते हैं तो ये लकड़ी गर्मी की वजह से थोड़ा थोड़ा जलना भी शुरू हो जाती है, और गर्मी की वजह से ये मीथेन प्रोड्यूस करती है। क्या निकलता है यहाँ से, मीथेन, CH4। CH4 कहाँ से निकलता है, इस ग्रीन वुड से, क्योंकि ये हॉट है बहुत, तो एट हाई टेम्परेचर ये मीथेन प्रोड्यूस करता है। ये मीथेन जो है यही Cu2O के साथ में रिएक्ट होता है। किसके साथ में रिएक्ट होता है, Cu2O, और इसको रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस करने के बाद में ये क्या बनाता है, इसको, ये बनाता है इसको कॉपर, प्लस निकलता है यहाँ से वाटर, मैं H2O लिखूँगा, प्लस निकलता है यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में आया ना। यानी जो क्यूप्रस ऑक्साइड पहले इम्प्योरिटी थी वो खुद भी अब कॉपर ही बन गया, ठीक है, यानी इम्प्योरिटी ख़त्म। समझ में आया।
अब इसको अगर आप बैलेंस भी करना चाहेंगे, ये ले लो आप 3 टाइम्स, ठीक, तो ये बन जाएगा ट्वाइस, ये हो गया 1 कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर, और ये बन जाएगा 6 टाइम्स, 3 दूनी 6, 6 टाइम्स कॉपर। ठीक है, ये हो गया, आ गया समझ में। चलो, तो ये थी इसकी। अब कहानी लेंगे हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग याद रखना, ये 5वां मेथड है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। देखो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग किन किन मेटल्स, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में कुछ मेटल्स जैसे कॉपर, जिंक वगैरह, यानी जो वाटर में जल्दी रिएक्ट ना हो, या इनको आप प्योर फॉर्म में भी ले सकते हैं, विदाउट वाटर भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनकी लेते हैं, ये जो है ना, ये वाले, ये मेटल, इस तरह के मेटल्स लेते हैं। मैं बताऊंगा कैसे, यानी जो सॉल्ट फॉर्म में हो, जैसे सल्फेट फॉर्म में या क्लोराइड फॉर्म में हो मेटल्स, उनका हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर सकते हैं, यानी जिनमें इम्प्योरिटीज़ किस फॉर्म में हो, या मैं ऐसा बोलूँगा कि जो सॉल्ट बना सकते हैं मेटल्स, तो हम उनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कॉपर क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, इस तरह से सिल्वर नाइट्रेट वगैरह इनका इस्तेमाल करते हैं, यानी जो मेटल सॉल्ट बना सकते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट बना सकते हैं। ठीक है, देखो क्या करते हैं, सपोज हमें जिंक का करना है, जिंक का बनाऊंगा मैं, जिंक की हम एग्जांपल लेंगे। जिंक का हमें प्यूरिफिकेशन करना हो तो हम क्या करते हैं, हम लेंगे यहाँ पे जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट, या जिंक क्लोराइड लूँगा मैं, सपोज जिंक सल्फेट लिया ZnSO4, ये लिया मैंने वाटर में सपोज, ठीक है, तो ये बनाएगा Zn2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, ऐसे ही बनाएगा ना, शाबाश। अब इसमें हम डिप करते हैं 2 इलेक्ट्रोड्स, एक इलेक्ट्रोड रहता है बड़ा, ये उस मेटल का इलेक्ट्रोड लेते हैं हम जिस मेटल को हमें प्यूरिफाई करना हो, यानी ये इम्प्योर मेटल है, ठीक है, इम्प्योर मेटल, इसका बनाते हैं हम एनोड, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, राइट, मैं बताऊंगा क्यों। और जो दूसरा इलेक्ट्रोड लेते हैं वो लेते हैं हम एक थिन मेटल फॉयल, मगर वो लेते हैं, वो भी इसी मेटल का लेते हैं, लेकिन वो लेते हैं प्योर मेटल, और इसको बनाते हैं हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। फिर हम इसको बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, या चार्ज के साथ में, यानी इलेक्ट्रिसिटी सोर्स के साथ में जोड़ते हैं। जो ही हम इसको इलेक्ट्रिसिटी सोर्स के साथ जोड़ेंगे ना, क्या होगा, तो ये जो ये वाला, ये जो है ना, ये प्योर है, इसके बाद में ये इम्प्योर है, हमने इसको बैटरी के साथ जोड़ दिया। अब करंट यहाँ से यहाँ पास होगी, ये मान लो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब जो इसमें जिंक सल्फेट है ना, जिंक सल्फेट, उसमें का जो पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा इधर, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना। और ये यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, ये जिंक डिपॉजिट हो गया, ठीक है। सल्फेट यहाँ जाएगा, सल्फेट जब यहाँ जाएगा ना, तो यहाँ पे इसको पॉजिटिव है, तो ये यहाँ से जिंक निकालेगा, यानी यहाँ से जिंक निकल गया, यहाँ से जिंक इधर आ गया, वो सल्फेट के साथ में मिल जाएगा, यानी सल्फेट, फिलहाल आप इतना समझो कि सल्फेट यहाँ से जिंक निकालेगा, ठीक है। फिर जिंक सल्फेट बन गया, फिर ये जिंक जो Zn2 पॉजिटिव इधर जाएगा, फिर डिपॉजिट होगा, फिर सल्फेट दूसरा निकालेगा, एंड सो ऑन, यानी यहाँ से जिंक इधर डिपॉजिट होता जाएगा, और यहाँ से जिंक जो है ये डिज़ोल्व होता जाएगा। तो एक टाइम आएगा कि ये बहुत ही पतला हो जाएगा ये वाला इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये मेटल कंटिन्यूसली लूज कर रहा है और ये मेटल कंटिन्यूसली गेन कर रहा है, और ये मोटा हो जाएगा, ठीक। और इसके साथ में जो इम्प्योरिटीज़ है, वो इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे जमा हो जाएंगी। ये जो इम्प्योरिटीज़ एनोड के नीचे जमा होती है ना, इनको बोलते हैं हम एनोड मड, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, यानी डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। और ये जो सोल्यूशन है जो वाटर में ब्रेक होता है, आयन्स बनाता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और जिस सेल में, यानी जिस चेम्बर में ये सब प्रोसेस करते हैं, उस चेम्बर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, समझ में आया, या सॉरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल, समझ में आया। तो इतना याद रख लेना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एनोड मड, इम्प्योर मेटल, एनोड क्या है ये समझ लेना, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये पूरा आपके समझ में आ गया, ठीक है, समझे।
कि फिर से समझाऊँ? चलो एक बार फिर से समझाता हूँ, ठीक है। फिर से समझाता हूँ मैं। ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इस तरफ है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे सल्फेट है नेगेटिव। नेगेटिव वाला इधर जाएगा, पॉजिटिव वाला इधर जाएगा। पॉजिटिव वाला ये जो जिंक है ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करके Zn2 पॉजिटिव था ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Zn बन जाएगा, यानी जिंक मेटल बन जाएगा। जिंक मेटल पानी में सॉल्युबल नहीं है, पानी में सॉल्युबल जिंक आयन होता है, ये याद रखना, ठीक। ये डिपॉजिट हो गया। किसके ऊपर डिपॉजिट होगा? ये प्योर मेटल स्ट्रिप के, जो बहुत पतली थी, डिपॉजिट होगा। सल्फेट जाएगा इधर, ये नेगेटिव है, और ये जो ये वाला पॉजिटिव, ये भी जिंक का बना है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज कम करने के लिए, मैं आम लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, क्रूड लैंग्वेज में, पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करने के लिए यहाँ से Zn2 पॉजिटिव जंप करेगा, यहाँ से Zn2 पॉजिटिव इधर जाएगा, ये सल्फेट के साथ में मिल जाएगा, यानी फिर नया जिंक सल्फेट बन गया, ठीक है। फिर अब ये जो जिंक सल्फेट है ये तो पानी में है, यानी ये Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव की सूरत में रहेगा जब हम पानी में लेंगे इसको, यानी आयोनाइज होता है, ब्रेक होता है। तो ये जब पॉजिटिव इधर आ गया तो पॉजिटिव को ये कंटिन्यूसली खींचते रहते हैं, क्योंकि ऊपर से हम इलेक्ट्रिसिटी भी देते हैं ना, तो ये भी जमा हो जाएगा इधर। तो इस ऐसे करते करते यहाँ से जिंक निकलता जाएगा और यहाँ पे जिंक डिपॉजिट होता जाएगा। अब इस इम्प्योर जिंक में जो इम्प्योरिटीज़ है वो यहाँ पे जमा हो रही है। इन इम्प्योरिटीज़ को बोलते हैं हम एनोड मड। क्या बोलते हैं? एनोड मड। और जिस सेल में ये पूरा प्रोसेस करते हैं ना हम, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्योर जिंक कम होता जाएगा और प्योर जिंक जो यहाँ पे बढ़ता जाएगा। क्लियर? इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अब और एक यहाँ पे है छठा प्रोसेस, इसको बोलूँगा मैं जून रिफाइनिंग, या मैं बोलूँगा फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। देखो ये बहुत सिंपल सा मेथड है। इसमें क्या करते हैं हम, सपोज हम लेते हैं मेटल रॉड को पास करते हैं एक हीटर, दोनों तरफ से हीटर है, ये हीटर है, इसके थ्रू पास करते हैं। देखो होगा क्या, ये हीटर जो है ना ये हीट देगा, ये मेटल मेल्ट हो जाएगा, ये मोल्टन है, ये मोल्टन मेटल है, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ से शुरू किया, ये पहले मेल्ट हुआ, लेकिन ये इम्प्योर था, ठीक है, इसमें इम्प्योरिटीज़ थी। जब मैंने यहाँ से शुरू किया था ना तो इसमें इम्प्योरिटीज़ थी इस मेटल में। ये जब मेल्ट हुआ, मेल्ट होने के बाद में हमने हीटर को थोड़ा आगे लेके गए यहाँ, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन जो पहले मेल्ट था, यह अब धीरे धीरे करके सॉलिडिफाई होगा, यानी ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा और इसके एटम्स ऐसे बैठ जाएंगे बिल्कुल तमीज़ से, लाइन बाय लाइन। इससे क्या होगा, इसमें जो इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटीज़ को वो अपने क्रिस्टल के अंदर एडजस्ट नहीं होने देंगे, यानी इम्प्योरिटी इसके क्रिस्टल के अंदर फिट नहीं होगा और वो इम्प्योरिटी यहाँ चला जाएगा आगे, या मैं बोलूँगा ऐसे, इम्प्योरिटी लाइक्स मोल्टन फॉर्म, ये याद रखना, ठीक है। ये मोल्टन फॉर्म के साथ में चली जाएगी आगे, इधर आ गया। फिर हमने हीटर को यहाँ लाया, फिर ये भी मेल्ट हुआ, ये भी क्रिस्टलाइज होगा, इम्प्योरिटी जाएगी आगे, फिर ये भी मेल्ट हुआ, फिर इम्प्योरिटी आगे, फिर यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे देखो मोल्टन है, तो इम्प्योरिटीज इसमें पीछे वाला जो पोर्शन है वो प्यूरीफाई हो रहा है। समझ में आया ना? इसको हम मेल्ट कर रहे हैं, सॉलिडिफाई कर रहे हैं। सॉलिडिफिकेशन के दौरान यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन होती है और क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल अपने अंदर इम्प्योरिटी को जमा होने नहीं देता, इसलिए वो इम्प्योरिटी है धीरे धीरे करके आगे चली जाती है। यानी किसके साथ में, जहाँ ये मोल्टन स्टेट जाता है। मोल्टन स्टेट कहाँ जाता है? जहाँ हीटर जाता है। हीटर यहाँ पे रहेगा तो ये मेल्ट होगा, यहाँ पे रहेगा ये मेल्ट होगा, यहाँ पे रहेगा ये मेल्ट होगा। हम धीरे धीरे करके हीटर को आगे बढ़ा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके जो ये पहले यहाँ पे मेल्ट होता है, फिर सॉलिडिफाई होता है, यहाँ पे मेल्ट होता है, फिर ये सॉलिडिफाई, पिछला वाला पीछे सॉलिडिफाई, आगे आगे मेल्ट। समझ में आया ना? क्लियर?
तो ये होगा और एक मेथड। अब हम और एक मेथड डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट पेज पे, राइट। देखो अब है और एक मेथड, 7वां मेथड, इसको हम बोलते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग। ये और डिस्टिलेशन बिल्कुल अलग अलग है, इतना दिमाग में रख लेना। देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम कंपाउंड जो है, कंपाउंड को पहले जो मेटल है, मेटल को पहले हम वोलाटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस वोलाटाइल कंपाउंड को इवापोरेट करते हैं और नए चेंबर में कलेक्ट करते हैं। उसके बाद में उसको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज मतलब कंपाउंड को वापस मेटल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे जो मेटल था वो इम्प्योर था, यहाँ पे वो कंपाउंड बनाएगा तो सिर्फ मेटल ही जाएगा, इम्प्योरिटी कंपाउंड नहीं बनाएगी। उसके बाद में उस कंपाउंड को वापस हम डिकम्पोज करते हैं, मेटल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे इसमें एक प्रोसेस है वॉन एरकल प्रोसेस, थोड़ा सा इसमें समझ में आ जाएगा आप। मान लीजिए हमारे पास में टाइटेनियम है, टाइटेनियम, इसके साथ में कोई इम्प्योरिटी है, सपोज स्कैंडियम की इम्प्योरिटी है या वेनेडियम की इम्प्योरिटी है, तो हम इसको कैसे प्यूरिफाई करेंगे? हम क्या करते हैं, हम लेते हैं पहले टाइटेनियम Ti प्लस इम्प्योरिटी, समझ में आया ना। इसको हम रिएक्ट कराएंगे आयोडीन के साथ में, वॉन एरकल प्रोसेस में इसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है। इसको इसके साथ में रिएक्ट कराया, लेकिन हम थोड़ा सा लो टेम्परेचर, मैं लिखूंगा यहाँ पे 500, एक्चुअली ये 510 केल्विन है, मैं लिखूंगा 500 केल्विन पे रिएक्ट कराया। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा TiI4 टेट्रा आयोडो टाइटेनियम, ठीक है, समझ में आना, या टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड। उसके बाद में इसको फर्दर हीट करो, टाइटेनियम आयोडाइड को, यानी इसको ये बनाया, इसको इवापोरेट किया, दूसरे चेंबर में कलेक्ट किया, इम्प्योरिटी पीछे रह गई, इम्प्योरिटी ने कंपाउंड नहीं बनाया, सिर्फ ये कंपाउंड बन गए, लेकिन ये वोलाटाइल है। क्या ये वोलाटाइल कंपाउंड। इसको नेक्स्ट चेंबर में कलेक्ट करो, उसमें कलेक्ट करने के बाद में आप इसको 1700 केल्विन पे हीट करो, तो ये वापस आपको देगा टाइटेनियम प्लस आयोडीन, वापस निकलेगा बाहर, ठीक है। लेकिन ये वाला जो टाइटेनियम है, ये वाला होगा प्योर टाइटेनियम। क्या होगा? प्योर टाइटेनियम, समझ में आया ना। अब इस तरह से दूसरा जो है, जैसे जिरकोनियम हो, जिरकोनियम को हमें प्यूरिफाई करना हो, इसके साथ में इम्प्योरिटी है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको हम रिएक्शन लगा देते हैं आयोडीन के साथ में, 870 केल्विन पे लगाते हैं रिएक्शन। ये भी बनाएगा इस तरह से ZrI4। उसके बाद में इसको भी आप हीट करो हायर टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे कंपाउंड बनता है, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर देंगे ना तो ये कंपाउंड वापस डिकम्पोज होता है। सपोज मैं लूँगा यहाँ पे 2075 केल्विन, तो ये आपको जिरकोनियम मेटल देगा, जिरकोनियम प्लस देगा 2I2 वापस, ठीक है। तो ये प्योर है, क्योंकि इम्प्योरिटी पीछे रह गई, इम्प्योरिटी इसके साथ में नहीं आएगी। अब और एक प्रोसेस है इसी का वेपर फेज प्रोसेस, इसको बोलते हैं मॉन्ड्स प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉन्ड्स प्रोसेस हम निकल की प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मान लो हमारे पास में इम्प्योरिटी है प्लस निकल है, ठीक है, हमें निकल निकालना है यहाँ से बाहर, निकल, ठीक। इसको क्या करते हैं हम, इसको रिएक्ट कराते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में एट लोअर टेम्परेचर। सपोज मैं लूँगा 330 या 350 केल्विन लूँगा मैं सपोज, ठीक। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा NiCO4, इसको बोलते हैं टेट्रा कार्बोनिल निकल, ठीक। ये होगा, ये तो वोलाटाइल है, वोलाटाइल, और ये बाहर उड़ेगा, बाहर जाएगा। उसके बाद में उसको कलेक्ट करो, उसके बाद में टेम्परेचर बढ़ाओ। अब कितना करो, अब 450 केल्विन करो टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर। तो ये डिकम्पोज होगा, ये बनाएगा निकल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो निकल होगा ना, ये प्योर निकल होगा, ये मॉन्ड्स प्रोसेस है, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर 4 टाइम्स, ठीक, समझ में आया ना। तो ये थे वेपर फेज मेथड्स।
लेकिन याद रखना ये सिर्फ वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम जहाँ पे ये जो मेटल है वो वोलाटाइल कंपाउंड बनाए, ठीक है, और उसके बाद में वो डिकम्पोज भी होना चाहिए, वरना ये हम ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर? यानी एक कंडीशन क्या है इसमें, वोलाटाइल कंपाउंड, वोलाटाइल CPD फॉर्मेशन, और दूसरा इजी डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड CPD। ये दो कंडीशंस मेन है इसमें, ठीक है। अब और एक भी मेथड है, 8वां मेथड, उसको बोलते हैं हम क्रोमेटोग्राफिक मेथड। लेकिन अगर आपको वो समझना हो ना तो आप मेरे जो वीडियोस हैं, मेरी जो चैनल है वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको क्रोमेटोग्राफी करके एक फ़ोल्डर मिलेगा, उसमें आप क्रोमेटोग्राफी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लेंथी है। तो आप वहाँ पे आराम से पढ़ो, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि क्रोमेटोग्राफी से कैसे प्यूरिफिकेशन होती है। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी भी है, ठीक है। चलो आज इतना ही, फिर मिलेंगे कभी, तब तक के लिए बाय।